बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़री। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे आज इंतहाई दिल खराश वाक़या सानिया साहिवाल की फ़ॉलो अप स्टोरी की। पंजाब असम्बली में एक इन कैमरा इजलास हुआ जिसमें ऐवान को ब्रीफिंग दी गई। एडिशनल जो है चीफ़ सेक्रेटरी बराए दाखिला उन्होंने ये ब्रीफिंग दी और उसमें कहा कि जो ज़िशान नामी शख्स था जो इस सानिया में मारा गया, वो जो है उसका ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम से है और उसके दहशतगर्दों के साथ बाकायदा राब्ते थे। ख़तरनाक तरीन ग्रुप अदील हफीज़ के नाम से बताया जा रहा है, जिससे उसके मरासिम थे और जिसकी वजह से उसको निशाना बनाया गया। साथ साथ ब्रीफिंग में ये भी बताया गया नाज़रीन कि CTD को नहीं पता था कि उसमें खलील की फैमिली भी मौजूद हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं और बाकायदा तौर पर इस बात की ज़िम्मेदारी कबूल की गई कि ये ऑपरेशन सही तरह से कंडक्ट नहीं किया, इसे एग्जीक्यूट नहीं सही तरह से हुआ और मुजरिमाना गफलत जो है इसमें बढ़ती गई। यानी CTD ने अपनी गलती जो है तस्लीम की है। इसके साथ साथ नाजरीन, जब ये तमाम चीज़ें हो गई तो हमजा शहबाज जो हैं अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली के, वो बाहर आए और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उनका कहना था कि ये इजलास इन कैमरा नहीं होना चाहिए था, आवाम को तमाम तर हक़ाइक़ से आगाह करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने JIT की जो है रिपोर्ट, उस पर भी एतराज़ात उठा दिया और उन्होंने कहा कि इस पर जो है जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। अपोजिशन ने JIT की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। इसी मामले पर आज बात करेंगे। हमारे साथ राना अफजल साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, मौजूद होंगे और इन्हीं से जानेंगे हम कि JIT की रिपोर्ट को जो है अब बाकायदा तौर पर मुस्तरद किया गया है। क्या ये चाहते हैं, क्या ये जुडिशल कमीशन का क़याम चाहते हैं और क्या JIT की रिपोर्ट से ये मुतमईन नहीं है तो जुडिशल कमीशन की जो फाइंडिंग्स होंगी उससे मुतमईन होंगे, क्योंकि इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि इस पर वो जुडिशल कमीशन बना देंगे। और ये भी इनसे जानेंगे कि JIT की रिपोर्ट से क्यों मुतमईन नहीं है। वेलकम टू द शो राना साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले ये बताइए, क्या आप लोग JIT की रिपोर्ट से मुतमईन नहीं है? जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा क्यों किया है सर? देखिए, पहली बात तो ये जो आज ब्रीफिंग दी गई वो शायद एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला ने दी थी और उसके अंदर जो उन्होंने वसीम नाम के शख्स को कहा कि वो दहशतगर्द है, और उसके ऊपर जो जिन्होंने वो आज ब्रीफिंग सुनी है वो मुतमईन इसलिए नहीं हुए कि वसीम को पकड़ने के बहुत तरीके थे। उसके घर के बाहर जब गाड़ी देखी गई वहां नहीं पकड़ा, उसकी वहां पे लोकल जो थी वो वहां से उसके घर की सर्च करते, वहां कोई वेपन असला, कोई पूरा मोहल्ला जो था, वो जो तंग गली का बहाना है वो बिल्कुल गलत है। फिर उसको 150 किलोमीटर तक वो गाड़ी चली गई और उसको कहीं इंटरसेप्ट नहीं किया, तो ये इनसे वो लोग मुतमईन नहीं होके आए। जहां तक आप कह रहे हैं कि JIT से आप क्यों मुतमईन नहीं है, देखिए JIT जो है अफसरान के ऊपर है और वो अफसरान उन्हीं महकमों से हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट CTD के अंदर है, CTD को चलाने के अंदर है। एजेंसीज हैं तो उनके अगर नुमाइंदा एक आ जाएगा छोटे लेवल का तो उसका कोई नाखुदा तो पीछे बैठा होगा। इसी तरह से अगर पुलिस का आज पुलिस का कोई DIG या कोई सीनियर ऑफिसर आके JIT का मेंबर बनता है तो उसने तो अपने IG का भी ख्याल करना है कि पुलिस के ऊपर बदनामी ना आए या पुलिस को किसी तरह से बेगुनाह साबित करना है। तो आपको JIT की बजाय एक जुडिशल जो न्यूट्रल लोग हैं जिनका इन इदारों से ताल्लुक नहीं है बल्कि वहां से होना चाहिए ताकि हकायक सामने आ जाए और वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो इंक्वायरी करने। सर, आप समझते हैं पंजाब हुकूमत इसमें बाकायदा तौर पर मुदाखलत करेगी, जबकि इमरान खान ने कहा है कि हम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे और ना ये ऑर्डर्स दिए गए हमारी जानिब से? देखिए, उन अदारों के सरबराह यकीनन मुदाखलत करेंगे जिनके ऊपर इसका वो वजन जा रहा है, जिनका इसको मैनेज करने का कसूर, जिन्होंने इसको मिसमैनेज किया है। उनके अगर नुमाइंदे आएंगे तो उस इदारों के सरबराह अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे। और यहीं पे आप देखिए ना, इन्हीं लोगों ने लॉ मिनिस्टर को रिपोर्ट दी कि हमने खुदकश जैकेट्स वहां से बरामद किए हैं, हमने असला बरामद किया है, हालांकि अवाम के सामने वो 2 छोटे छोटे सूटकेस निकाले गए और फिर वो बंदे जो थे उनके पास तो चलाने के लिए पिस्तौल भी नहीं था। तो ये तो अगर अवाम हकायक ना लेके आते, अगर सोशल मीडिया पे तस्वीरें न लगती तो इन्होंने तो उनको एक जस्टिफाई करके दहशतगर्द करके मार के दफना दिया था, ये बात खत्म हो जाती, दफन हो जाती ये बात। लेकिन राना साहब, क्या आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात इस पर बरकरार हैं कि जो अदील हफीज़ नामी गैंग से उसका ताल्लुक बताया गया उस शख्स का, ज़िशान का, वो ऐसी कोई बात नहीं है? आप समझते हैं कि ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है? देखिए, मैं हतमी तौर पे ये बात नहीं कह सकता
अब अल्लाह जानता है कि क्या है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने झूठ पे झूठ बोला है, दिल मानता नहीं कि ये स्टोरी सही है, दिल नहीं मानता। अच्छा, दिल नहीं मानता। राना साहब ये भी बताइएगा कि इस मामले पर आप लोगों ने इस्तीफ़ा मांगा है, वज़ीर आज़म का शहबाज शरीफ ने कहा और उस्मान बुज़दार साहब का। तो राना साहब ये सिर्फ इसलिए मांगा गया है क्योंकि जब सानिया मॉडल टाउन हुआ था तो उन्होंने आपका इस्तीफ़ा मांगा था, अब सानिया साहिवाल हुआ है तो आप लोग उनका इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। सियासत हो रही है ना सर फिर तो? देखें, सियासत नहीं हो रही, उनको याद दिलाया जा रहा है कि आपके कुछ उसूल थे, आज वो जो दूसरों पे आप लागू करना चाहते थे, आज आपका वक्त आ गया। आज मुकाफात आपको उस मुकाम पे ले आई कि आज आप साबित करें कि उस वक्त झूठ बोल रहे थे या आज आप हिम्मत दिखाएंगे। बिल्कुल आपने बात सही की, लेकिन इस मामले पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस मामले पर अगर सियासत ना की जाए, गलतियां कोताहियां होती हैं, सानिया मॉडल टाउन में भी कोताहियां बरती गई और इस मामले पर शहबाज शरीफ पहले ऐवान में कह चुके हैं कि इस मामले पर सियासत नहीं करेंगे हम। लेकिन दूसरी तकरीर जब इमरान खान सामने थे उनके मौजूद, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मिस्टर खान साहब इस्तीफ़ा दे रहे हैं आप और मिस्टर बुज़दार इस्तीफ़ा दे रहे हैं आप। तो आपका नहीं ख्याल कि इस मामले पर बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए और हमें जो पंजाब पुलिस की रिफॉर्म्स हैं उस हवाले से तनकीद करें आप? इस्तीफ़ा इस वजह से भी नहीं मांगना बनता क्योंकि डायरेक्ट जो है बराह रास्त हदायत भी नहीं दी गई हैं। देखें, ये मैं आपसे कहूँगा कि ये एक ऐसी बात है जो उनके अपने असूल हैं तय किए हुए। हमें रोज ये करप्ट कहते हैं, इनको इतनी शर्म नहीं कि दूसरे ममालिक में जाके हमें करप्ट कहते हैं। इनको इतनी शर्म होनी चाहिए कि पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को बदनाम करते हैं। अगर पाकिस्तान आज एक करप्ट रियासत है तो फिर इसके पॉलिटिशियंस भी करप्ट हैं और हमें कहते हैं जी ये पैसे चोरी करके अभी चल रहे हैं क्लिप्स इसके फवाद चौधरी के कि जिस बेदर्दी से पाकिस्तान को लूटा, जिस बेदर्दी से पाकिस्तान खा गए। आज इनको 7-8 महीने होने वाले हैं, 6-7 महीने। आज बताएं कौन सा बेदर्दी से इन्होंने साबित किया। तो जब ये हमें इस किस्म की गलीज बातें करते हैं और पाकिस्तान को नहीं हमारी पार्टी को बदनाम करते हैं तो इनसे हम इस्तीफा भी ना मांगे। जहां इनके अपनी बातें इनके सामने आए, इसको आप पॉलिटिक्स नहीं कहते, हम सीरियसली कहते हैं कि अगर आप लोगों के असूल हैं तो आज आपको आपके असूल याद कराए जा रहे हैं, इस पे पॉलिटिक्स क्यों ना करें? क्यों अवाम को ये पता ना चले कि इनके दो मेयार हैं, एक मेयार दूसरों के लिए है और एक मेयार अपने लिए है? क्या पाकिस्तान के लोग बेवकूफ नहीं बने 1 करोड़ नौकरी पे? क्या पाकिस्तान के बेवकूफ नहीं बने लोग 50 लाख घरों पे और ये कहते थे 200 अरब हम 3 दिन में लेके आएंगे डॉलर्स और हमें वोट दे दो? इन्होंने वोट चोरी किया है आवाम से झूठ बोल के। सर मुझे ये बताएं, अगर ये मामले पे आप कहते हैं पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या राव अनवार के मामले पर आप जो है चीफ मिनिस्टर सिंध का भी इस्तीफा मांगेंगे? वो भी तो एक्स्ट्रा जुडिशल लेंगे, उसके हवाले से अदालती रिपोर्ट आ गई है, बाकायदा तौर पर मांगेंगे? देखिए, वो राव अनवार का जो केस है अगर वो उसमें इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट की, तो अगर उन्होंने पहले कोई इस किस्म की बात की है तो उनका भी मांगना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं इस मामले में गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस थी जो साहिवाल का मामला हुआ है? देखिए, राव अनवार का थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके पीछे जो चीजें थी वो और लोग थे और वो लोग वो एजेंसीज और थी और वो अब केस खुलेगा, सामने आएगा, हकायक सामने आ जाए, आना शुरू हो गए हैं। जब पूरे हकायक आ जाएंगे तो फिर देखेंगे। अगर सिंध गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हुई तो बड़ी गलत इन्वॉल्वमेंट है। अभी आप देखें कि आपका मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर प्राइम मिनिस्टर है और FIA उसके अंडर है और FIA ने एक अपना कानून बना के एक ब्लैक लिस्ट बना ली है लोगों को मुल्क से बाहर जाने से रोकने के लिए। वो एक गैर कानूनी इकदाम उठाया हुआ है। तो इस किस्म की ये लाकानूनियत अपने हाथ में पावर हंगरी है, अपने नाखन इनके लंबे हो गए हैं, कहते हैं हर किसी को नोच लें। ये चीज काबिल कबूल नहीं है। ECL का जो कानून है वो भी बड़ा एहतियात से बरतना है कि अगर किसी ने कोई फाइनेंशियल क्राइम किया है उसके भाग जाने का खतरा है, आप ECL में नाम डालें, कोई आपको मना नहीं करता। लेकिन अगर आप एक इन्होंने FIA के जरिए इमरान खान के कहने पे एक ब्लैकलिस्ट बनाई है, मुझे नहीं पता मेरा नाम ब्लैकलिस्ट में है, आपको भी नहीं पता कि आपका नाम ब्लैकलिस्ट में है कि नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है राना साहब। लेकिन आप इसमें बताइएगा, आज फवाद चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि सानिया मॉडल टाउन पर जो है बाकायदा हुकूमती इंस्ट्रक्शंस थी और उस पर अदालती फैसला भी मौजूद है, लेकिन सानिया साहिवाल पे हुकूमत ने इंस्ट्रक्शंस नहीं दी। हुकूमत को क्यों तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है?
अगर उनको मालूम है कि उनके पास सबूत हैं, वो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, अगर हुकूमत की इंस्ट्रक्शंस थी तो सामने ले आए, वो तो कोर्ट में पेश कर दें, अदालत सजा दे देगी। ये तो इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना बातें जब करते हैं तो अपने आप को एक्सपोज करते हैं। क्या पंजाब हुकूमत ने ये नहीं कहा था कि बैरिकेड्स ताहिरुल कादरी के घर के आगे से हटा दिए जाएं? ये तो नहीं कहा था कि गोलियां मार के हटाएं। ताहिरुल कादरी ने अलबत्ता लंदन से ट्वीट किया था कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हम नहीं हटाने देंगे, मैं आ रहा हूं, जंग होगी। वो ट्वीट आप चलाएं, फिर देखें कि उन्होंने उन मासूम लोगों को पुलिस से लड़वा दिया। मैं पूरी मजम्मत करता हूं उस मामले की। मैं पूरी पुलिस एक्शन को, अगर वो नहीं हट रहे थे तो पुलिस को हट जाना चाहिए था, मैं उसकी पूरी मजम्मत करता हूं। लेकिन अगर ये कहें कि जी पंजाब गवर्नमेंट ने कहा था कि मार के आ जाओ, तो मैं नहीं समझता। लेकिन सर पंजाब गवर्नमेंट जो है, राना सनाउल्लाह साहब भी उस टाइम लॉ मिनिस्टर थे ना सर, जिम्मेदारी तो लॉ मिनिस्टर। अब जो आप मांग रहे हैं, आप भी चीफ मिनिस्टर का मांग रहे हैं, अब भी वजीर आजम का मांग रहे हैं आप, तो ये असूल आप पर लागू नहीं होंगे? नहीं, हमने तो भुगता है, अब ये भी भुगते हैं। तो मतलब यानी ये तनकीद बराए तनकीद चल रही है। खैर चलें आगे बढ़ते हैं, असम्बली की बात करते हैं। नईमुल हक साहब ने एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि जी शहबाज शरीफ को चाहिए कि वो बिहेव करें, वो मिसबिहेव करें, और उनके चमचों को भी चाहिए कि वो जो है इमरान खान पे ज़ाती हमले ना करें। कैसे देखते हैं इस ट्वीट को? देखिए, उन्होंने सबसे जो गलीज बात की है, उन्होंने कहा कि जी फलां फलां के ये इलिजिटिमेट चाइल्ड हैं। वो भूल गए कि उनके अपने जो लीडर हैं, जिनके हाथ के ऊपर उन्होंने बैत की हुई है, उनका इलिजिटिमेट चाइल्ड है, तो दूसरों को इलिजिटिमेट चाइल्ड कहते हैं। मैं यही तो कहता हूं कि मुकाफात इनके साए की तरह इनके साथ चल रही है, और वो मुकाफात जो है वो उन्होंने कहा जी बदतमीज हैं, मुनाफिक हैं, जाहल हैं। ये 5 साल हमने इनकी क्या क्या बर्दाश्त नहीं की सर। मुझे 5 साल कंटेनर के ऊपर जी बताएं 5 साल ये हमारे साथ हमें करप्ट, आज भी कह रहे हैं कि लूट के खा गए, करप्ट किया। कोई सबूत ले आए, सामने आ जाए। अवाम भी अब तो तंग आ गए, इतना झूठ बोलते हैं, इतनी बदतमीजी करते हैं कि तमीजदार लोग भी इनके साथ तमीज से पेश आने को तैयार नहीं है। सर लेकिन आप भी तो कानून साजी उन्हें नहीं करने दे रहे ना, आप इजलासों का वॉकआउट कर देते हैं। इजलासों में जब आते हैं शोर शराबा, मिनी बजट पे आपको पता है कि क्या हुआ, शोर शराबा करती रही। हालांकि मिनी बजट में सिवाय महंगी गाड़ियों के और महंगे मोबाइल फ़ोन के किस चीज़ पर टैक्स लगाया गया? क्यों शोर शराबा था वो? देखें, इस मिनी बजट के अंदर हमने ब्लैक इकॉनमी को वाइट इकॉनमी बनाने के लिए 0.3% टैक्स लगाया हुआ था। इन्होंने वो जो फाइलर और नॉन फाइलर का हमने किया था ताकि लोग टैक्स नेट में आए, और उसकी वजह से 3-4 लाख लोग टैक्स नेट में आ गए। और बहुत से लोग सोच रहे थे कि हम टैक्स नेट में आ जाएं, हमें कैश ट्रांजैक्शंस के ऊपर हम एक्सपोज हो रहे हैं और एक दिन हम पकड़े जाएंगे। इन्होंने वो खत्म कर दिया और इन्होंने ब्लैक इकोनॉमी को सपोर्ट किया है। ये पाकिस्तान की कमर में इन्होंने छुरा घोंपा है। जो लोग टैक्स पे नहीं करते उनको गाड़ियां, उनको वो सहूलियात दे दी जो आहिस्ता आहिस्ता हम वापस ले रहे थे और लेना शुरू की थी। और उस वक्त ये हमें कह रहे थे, उस वक्त ये इतने ज्यादा मोमिन और मुसलमान बने हुए थे कि ये कह रहे थे एमनेस्टी स्कीम भी हराम है, और अब एमनेस्टी स्कीम दे दी उसका अपनी बहन की वजह से कि उनकी जो मजीद प्रॉपर्टीज हैं, अलीमा लॉ बना दिया कि उनके ऊपर आपको सजा नहीं होगी, आपको फाइन होगा। तो सर ये जो नॉन फाइलर्स की आपने देखा कि 1300 सीसी की नॉन फाइलर्स को गाड़ियां अलाउ कर दी हैं, लेकिन उस पर टैक्स भी तो ज़्यादा मांगा है। सिर्फ एक डिसीजन तो नहीं किया उस पर, उन्होंने कहा टैक्स भी बढ़ा दिया है। अगर टैक्स बढ़ा दिया तो उनके पास तो ब्लैक का पैसा है, वो दे देंगे, अनडिक्लेयर्ड पैसा है वो दे देंगे। लेकिन आपने ब्लैक इकोनॉमी को भी तो प्रमोट किया, आपने ऑटोमोबाइल कार्टेल को सपोर्ट किया। आज भी जो 1300 सीसी गाड़ी है उसके ऊपर 1 लाख से 1.5 लाख रुपया ऑन है, एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ब्लैक हो रही है गाड़ी इनके सबके सामने। अब उन्होंने और दरवाजे खोल दिए, अब वो 1 लाख पे जो ब्लैक हो रही थी अब वो 2-2.5 लाख पे ब्लैक होगी। तो सर ओवरऑल आप कैसे देखते हैं इस मिनी बजट को? देखें, बात जो असल प्रॉब्लम है इनका, इन्होंने अपने कर्जे बहुत बढ़ा लिए हैं। 8-10 अरब रुपया महंगे रेटों पे कर्जा लिया, और जो चीज डिस्कस नहीं हो रही पाकिस्तान के अंदर वो कर्जा है जो पाकिस्तानी रुपयों में इन्होंने बैंकों से लिया है। और पाकिस्तानी रुपयों का जो कर्जा है, इनकी डेट सर्विसिंग जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, इनकी टैक्स कलेक्शन कम हो रही है। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं, लेकिन जो बेएतमादी इन्होंने फैलाई है और जो
लोगों ने एक पोजीशन ले ली। मैं फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट की बात करता हूँ, यहाँ 50-60 कारखाने बनना शुरू हो गए थे, ठीक स्लो डाउन हो गए हैं। ठीक है सर प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से नाज़रीन हम वापस आएंगे तो नवाज शरीफ की तबीयत के बारे में गुफ्तगू करेंगे। काफ़ी कियास आ रही हैं इस हवाले से कि नवाज शरीफ बीमार हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत कहती है वो जो है उनका इलाज हो रहा है और मुकम्मल तौर पर हुकूमत उनके साथ तावन करेगी। और राना अफजल साहब से पूछेंगे कि पार्टी में क्या स्टेटस है, पार्टी में क्या तफसीलात हैं नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। और नवाज़ शरीफ की तबीयत के हवाले से बात करेंगे। काफ़ी कियास आराइयाँ मौजूद हैं। नवाज़ शरीफ की तबीयत कैसी है, असल में राना अफजल साहब मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है जिनका, उनसे जानेंगे। राना साहब आप बताइएगा कैसी तबीयत है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की। इस हवाले से काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद है, सोशल मीडिया पर भी और टेलीविज़न पर भी कुछ खबरें चली जिसे पंजाब गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रडिक्ट किया और कहा ये झूठ पर मबनी खबरें हैं। तो पार्टी में आपकी क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, पार्टी इतलात क्या हैं? देखें, मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई प्राइवेट मेडिकल चेकअप तो नहीं कराया। जो चेकअप हुआ है वो जेल अथॉरिटीज के सामने हुआ है और जो रिपोर्ट्स आई हैं वो भी उनके सामने आई हैं। तो जो भी बातचीत हो रही है उनके मेडिकल, उनकी सेहत के बारे में, वो उन्हीं मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में हो रही है। और कुछ डॉक्टर्स के बयानात हैं जिन्होंने कहा कि ये सेफ नहीं है उनको जेल में रखना। तो मैं तो मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे बारे में भी अगर कोई मेडिकल डॉक्टर की रिपोर्ट होगी तो मेरी ख्वाहिश ये जरूर होगी कि इस रिपोर्ट के ऊपर प्रिकॉशन ली जाए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि मियां नवाज शरीफ की उम्र भी तकरीबन अगली बर्थडे पे 70 साल की हो जाएगी। तो ये उम्र जो होती है ये नाजुक होती है। इसमें मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन जरूर लेनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी को बढ़ा रही है। अगर वो सर हुकूमत से क्या तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं आप लोगों को, हुकूमत से, पंजाब हुकूमत से स्पेशली? देखें, मेरे पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि उन्होंने इनकार किया और उसके ऊपर उन्होंने बातें की हैं कि ये हम नहीं देना चाहते उनको। ठीक है, अल्लाह करे मियाँ साहब को कोई सेहत का प्रॉब्लम ना हो और वो खैरियत से रहें। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो फिर ये हुकूमत उसके लिए तैयार हो जाए। फिरदौस साहब से पूछूंगा। फिरदौस साहब आप क्या कहेंगे, पंजाब की हुकूमत के हवाले से मुस्लिम लीग नून को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सही ट्रीटमेंट नहीं दे रही। इस हवाले से मरियम नवाज की बहुत ज़्यादा ट्वीट्स भी आई और अब राना अफजल साहब कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ को कुछ होता है तो जिम्मेदार फिर पंजाब हुकूमत होगी। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? राना अफजल साहब ये कहते हैं उनको अस्पताल में पहुंचा दिया जाएगा तो वो कुछ नहीं कहेंगे। वो तब भी कहेंगे कि स्ट्रेस दिया, ये किया, जिसकी वजह से नवाज शरीफ और बहैसियत मुसलमान मौत का एक दिन मुअय्यन है, रात भर नींद क्यों नहीं आती, इसका जवाब तो कोई दे नहीं सकता। जब वक्त आया होगा कोई किसी के रोके से नहीं रुकेगा। लेकिन एहतियात जरूरी है। राना साहब जो बात कह रहे हैं, एक मेडिकल बोर्ड बैठे, अगर मेडिकल बोर्ड की कॉम्पोजिशन पे किसी को भी कोई एतराज है, मेरे ख्याल से ये फैसला प्रोफेशनल्स के हाथों में होना चाहिए। जो कानून तय हुए में उसके तहत होना चाहिए। असल में माजी में पाकिस्तान की तारीख में ऐसी चीजें हैं कि लोग बीमार नहीं थे, अस्पतालों में रहे और अस्पतालों में रह के उन्हीं ने बहुत मजे भी उठाए और सब कुछ किया। जब किसी को सजा पड़ती है, अगर उसकी पार्टी पावर में होती है तो वो अस्पताल का में जो है जैतून का तेल मिलता है और शहद मिलते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। सारा भरा पड़ा है वाकयात से। जेल जो है अस्पताल जाके वो महल हो जाता है। लेकिन फिरदौस साहब, नवाज शरीफ के हवाले से तो वाज़े रिपोर्ट्स हैं, आपको पता है कि उनके दिल की शरियान बंद है। इस हवाले से डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी आई है और नवाज शरीफ साहब की एक हिस्ट्री भी मौजूद है, मेडिकल हिस्ट्री भी मौजूद है। मैं बताऊं, पाकिस्तान की मेडिकल हिस्ट्री में लोग जबान भी खुद काट लेते हैं, तो उसके बाद भी अस्पताल चले जाते हैं। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स पे भी अस्पताल। तारीख बहुत खराब है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नवाज शरीफ, मुझे मालूम है कि वो रहे, और राना साहब सही कह रहे हैं। मुझे कोई इसमें मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी हुकूमत पंजाब को लेनी ही नहीं चाहिए। इससे कि इनको वो तमाम तर सहूलत जो कि एक अस्पताल में मिलती है एक मेडिकल को, उनके सेल में दे दें।
तमाम सहूलत, लेकिन रखें जेल में। उनको सारी सहूलत ECG कर दे, सब कुछ कर दे, जो कुछ मॉनिटरिंग का इक्विपमेंट चाहिए वो लगा दे। इवन अगर एक नर्स भी चाहिए होगी, नर्स भी दे, लेकिन रखें जेल में। बिल्कुल ऐसे ही है। राजा साहब, फिरदौस साहब कह रहे हैं कि रखना जेल में ही चाहिए, चाहे उन्हें जो भी सहूलत चाहिए, उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, उन्हें किसी भी तरह का ट्रीटमेंट चाहिए तो उन्हें जेल में मुहैया होना चाहिए, सारा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। लेकिन अगर ये जो बात है कि जेल से निकाल के अस्पताल रख लेना, इसके हवाले से पाकिस्तान की एक तारीख मौजूद है जिसमें बड़े बड़े लीडरान जो हैं अपने आप को बचाने के लिए, जेल की हवा से बचाने के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाते हैं। देखिए जी, मियाँ साहब ने बिल्कुल साफ कहा कि मैंने कोई डिमांड नहीं दी और मैं ये भी तासुर नहीं देना चाहता कि मैंने कुछ मांगा है, इनसे सहूलत मांगी है। अगर डॉक्टर समझेंगे वो ले लेंगे, वो खुद बड़े हसास आदमी हैं। लेकिन जब परवेज मुशर्रफ की बारी आती है और वो भगौड़ा हो जाता है तो इनकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। वो इनके हमारी नहीं कापी थी, कापी आप ही की थी। आप ये हुकूमत भी आपने जाने दिया। जब उनको मुल्क से इन्होंने एक दफा कहा कि वो डाकू कहाँ से चला गया, उसको भी अदालत में सर, लेकिन हुकूमत तो आपकी थी उस टाइम। उस वक्त हमारी हुकूमत थी, लेकिन वो आपकी कापी होंगी। एक सरकारी फौजी अस्पताल का सर्टिफिकेट लेके आए जिस PNS शफा ने शायद वो दिया था कि इनकी कमर में इतनी तकलीफ है कि बाहर के मुल्क में जाना बहुत जरूरी है। अगर वो कहते कि दिल में तकलीफ है तो हम शायद उनसे 2 दिन पहले भेज देते। बहरहाल हम कोई भीख नहीं मांग रहे। मियां नवाज शरीफ बिल्कुल एक मजबूत असाब के मालिक हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, इसके ऊपर हमारा कोई इशू नहीं है। इनकी जिम्मेदारी है ये भुगताएं, अगर वो जिम्मेदारी में कोई गफलत होगी तो उसके जिम्मेदार ये होंगे, कोई बात नहीं। कहना चाहूंगा जी कहिए। देखिए, ये ऐसी सीरीज है कि वो कहेंगे मियां नवाज शरीफ ने हमेशा अपना इलाज मुल्क से बाहर कराया। आज तक तो उनका इलाज पाकिस्तान में जुकाम का नहीं हुआ। उनका जिस्म सही नहीं सकता पाकिस्तान का इलाज। ऐसे ही है सर। वो पाकिस्तान के वजीर आजम जरूर है, लेकिन अब जब उनको एक दफा अस्पताल पहुंचेंगे तो अगला डिमांड ये होगा कि उनकी जिंदगी ये भूल गए हैं, जरूरी है कि उनको मुल्क से बाहर भेजा जाए, मुल्क से बाहर भेजा जाए। इससे कि जिस शख्स का आज तक कभी पाकिस्तान में हुआ ही नहीं कोई इलाज। वैसे तो राना साहब बात तो सच है ये कि नवाज शरीफ को जब भी इलाज की जरूरत पड़ी है उन्होंने लंदन का रुख किया है और हमने देखा है कि लंदन में वो जाके इलाज करा के वापस। तो ये तो देखे ना, अगर उन्होंने उनका किसी डॉक्टर पे तसल्ली वहां पे है तो डॉक्टर मालिज अपनी फर्जी का लेकिन मैं अगर बात अपनी मुकम्मल कर लूं, अब जो मुकम्मल कर लूं अपनी मैं बात मुकम्मल कर लूं, तो वही शख्स है, वो शख्स है जिनको पता था कि मुझे इन्होंने जेल भेजना है। वो और उनकी बेटी वापस आए, उनको पता था कि मेरी सेहत भी ठीक नहीं है, वो फिर भी वापस आए। तो ये अगर ये कहते हैं, अगर ये तो इनका लीडर तो अमेरिका की अदालत से भागा हुआ है, लाहौर के हाई कोर्ट से भागा हुआ है जहां शहबाज शरीफ का केस है 10 अरब रुपए के झूठ वाला, इस्लामाबाद की अदालतों से भागे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन से भागे हुए हैं। मियां नवाज शरीफ ने तो अब इन हालात में भी एक जवामर्दी का वापस आए। कहाँ भागे? इस्लामाबाद में, लाहौर में भागे। इलेक्शन सर वो तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद है। मुंशी जी के बारे में क्या कहेंगे, बेटों के बारे में क्या कहेंगे? जो इनकी औलाद है उनको भी शेर का बच्चा बनाते ना, ले आते। अरे बोलो जितना सह सकती है आप, जो एक्सपेक्टेड ये वो दोनों बच्चे शेर के बच्चे किधर गए? झूठ की शेर के बच्चे क्यों किधर बन गए? शेर का बच्चा शेर होता है। जो शेर का बच्चा है वो किसी पाकिस्तान में उसने नौकरी नहीं की, सरकारी ओहदा नहीं रखा, अलीमा बाजी की तरह। जिस अलीमा बाजी ने सरकारी नौकरी भी की है, ये भी झूठ बोल रहे हो। दिखा दो अलीमा ने कभी सरकारी नौकरी की हो। मुझे अलीमा की करने की जरूरत नहीं। शमीम साहब ये पहले भी एतराज राना साहब ने उठाया और वो कह रहे हैं कि अलीमा साहिबा के लिए जो है ये रूल्स में फिक्सेशन की गई, उनको NRO दिया गया। अब जो मिनी बजट पेश किया गया है इसमें भी अलीमा साहिबा को रिलीफ फराम करने की तरफ जो है मामला ज़्यादा गए हैं। अच्छा, अब इसको एवेल्युएट कर ले। अगर ये सिर्फ कोई किसी पर्सन के है और सब लोग कहते हैं कि ये विड्रॉ कर ली जाए तो हम फौरन विड्रॉ कराएंगे। हम साथ में इस डिमांड में हम आई कैन कैटेगोरिकली से कि हम पाकिस्तान के फैसले किसी पर्सन स्पेसिफिक नहीं करेंगे। और अगर ये पूरी ऑपोजिशन और सब लोग ये समझते हैं जिनको बेनिफिशियरी हैं इसके, जो इसको टैक्स को करते हैं, कि पाकिस्तान के लिए
ये फेवरेबल बात नहीं निकलेगी इससे, और ये एक पर्सन स्पेसिफिक है, तो मैं कहता हूं कि इसको फौरन विड्रॉ करना चाहिए। मैं पीटीआई से कहता हूं कि इसको फौरन विड्रॉ करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फिरदौस साहब, इससे पहले हमारी बात हो रही थी, आपने थोड़ा लेट हमें ज्वाइन किया है। जो अपोजिशन है उसने इनकार कर दिया, उसने कहा है कि हमें जो जेआईटी की वाकया साहिवाल पर जेआईटी की रिपोर्ट हमें मंजूर नहीं है, हमें जुडिशल कमीशन बनाना है। तो क्या पीटीआई जुडिशल कमीशन को वेलकम करेगी? क्या पीटीआई मंजूर कर लेगी ये मुतालबा? देखिए, एक चीज है, एक है मैं ना मानूं। मैं ना मानूं का तो नहीं है, मैंने असल में जेआईटी रिपोर्ट की जो फुल डिटेल है पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं इस पर फुल्ली कमेंट नहीं करूंगा, इससे कि आज सारा दिन मैं असेंबली में मामलात में फंसा रहा। लेकिन पहले खान साहब ऑफर दे चुके हैं जुडिशल कमीशन बनाने का, और अगर कोई इनके पास बड़े रैशनल आर्गूमेंट होने चाहिए, अगर वो रैशनल आर्गूमेंट है, एक वाक़े की तहकीकात होनी है, सही लोगों पे ब्लेम जाना है, हमें क्या छुपाना। हमारे कोई किसी आदमी ने ना हुक्म दिया, ना कुछ दिया, ना कोई वजीर इन्वॉल्व होगा, ना कोई इन्वॉल्व होगा। एक डिपार्टमेंटल चीज़ चल रही थी, उसके ऊपर डिपार्टमेंट के लोगों को जवाब दे। हमें तो अफसोस है। लेकिन सर, क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? क्या हुकूमत की जिम्मेदारी आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है? क्या हुकूमत की जिम्मेदारी आर्टिकल 9 के तहत जो अवामी हुकूम है, मुझे मुकम्मल करने दें। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ओवरऑल सारी जिम्मेदारी हुकूमत की है, इसको कोई नहीं डिनाई करता। एक जिसकी बात कर रहा हूँ ना, कि जिस तरफ मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि आपने बात छेड़ दी इसलिए मैं कह देता हूँ। मॉडल टाउन का सानिया था, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वैसी ऑर्डर ऑफ फायरिंग जो है ना, वो किसी पुलिस वाले ने नहीं फैसला किया होगा अवाम के ऊपर फायर करते हुए। सर इट इज़ नॉट प्रूवन येट, इट इज़ नॉट प्रूवन येट। सर आई एम सेइंग इट, इसकी तो इंक्वायरी नहीं कर रहे थे ना, जो इंक्वायरी कर रहे थे उसके भी इम्प्लीमेंटेशन और जितने एलजे हुए हैं। इन दिस केस मैं समझता हूँ कि जहाँ तक डिपार्टमेंट के एसओपीज़ है, जो लोगों की ट्रेनिंग है, उसके अंदर ज़रूर फुकदान है, और वो पूरे पाकिस्तान की पुलिस के, मैं कोई किसी एक सूबे की बात नहीं कर रहा, कि हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए, एसओपी इस्टेब्लिश करने चाहिए, चेक एंड बैलेंस करने चाहिए कि ऐसे वाक़यात नहीं हों। हमें इस बात का अफसोस है कि अगर किसी दहशतगर्द को आइडेंटिफाई भी कर लिया गया था, जो उसके साथ अगर बच्ची भी मरी है और वो खातून भी मरी और वो दहशतगर्द नहीं है, तो वो कोलैटरल डैमेज भी नहीं होना चाहिए था प्रोसेस के अंदर। और अगर इतना बड़ा दहशतगर्द था तो इसके लिए, इसको अरेस्ट करने के लिए ये जो कीमत देनी पड़ी है पाकिस्तान के अवाम को बहुत ज़्यादा है। इसके लिए दे वुड हैव टू वेट फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। जहाँ इतने अरसे इंतज़ार कर सके थे तो आप बाद में करते, शादी में उसको कर लेते। आपने एक दफ़ा गाड़ी रुक गई थी, ये फायर करके मारना जो है, मैं समझता हूँ ये कोई भी जुडिशल इंक्वायरी, जेआईटी, इसके अंदर बिल्कुल गलत है सर। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है। जी, यहाँ पे एक सवाल सर पैदा होता है। सवाल ये है कि जब आप लोग ये मान रहे हैं कि ये सही तरह एग्जीक्यूट नहीं किया गया ऑपरेशन, इसका मतलब है कि सीटीडी में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सही तरह एग्जीक्यूट कर सके, या फिर उसने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। अब प्रोसीजर अगर, सर एक मिनट सवाल सुन लीजिए फिर इसका जवाब दीजिएगा। अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, जो स्टेप्स होते हैं, जो ऑपरेशन जिस तरह कंडक्ट किया जाता है वो नहीं हुआ, तो कोताही ज़रूर है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए आपको रिफॉर्म्स करनी होंगी, अपने इदारों को संवारना होगा और अपने इदारों में ये अहलियत लानी होगी कि वो इस तरह के ऑपरेशन कंडक्ट कर सकें, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। और हुकूमत को जब ये जिम्मेदारी आपने आते ही सौंपी, नासिर दुरानी साहब की बात करूंगा मैं, तो उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। कोई ना कोई मामला ज़रूर है जहां पे आपकी हुकूमत लैग कर रही है। उस्मान बुज़दार की अगर बात करें तो उस्मान बुज़दार जितने बड़े सूबे के वज़ीर आला हैं उतने ही पावरलेस नजर आते हैं सर। वो तो सर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे होंगे, लेकिन मुझसे ज़्यादा जिम्मेदारी उन लोगों की है जो 30 साल से बाकायदा इस सूबे की हुक्मरानी करते आ रहे हैं। हमें तो 5 महीने के लिए जितनी आप जिम्मेदारी डालें हम लेने को तैयार हैं, और मैं समझता हूँ कि वो अपना हिस्सा लेंगे। लेकिन पहले उन 30 साल से जो चला रहे हैं सूबे पंजाब को, उन पर भी थोड़ी सी जिम्मेदारी डाल दीजिए, अगर आप एक फेयर कमेंट करना चाहते हैं। सारा मलबा नहीं, हम तो मान रहे हैं कि सिर्फ यहाँ नहीं, हर जगह कैपेसिटी का प्रॉब्लम है। अगर वजारत के लेवल पे देखें कि हमने बिजली 33,000 मेगावाट पैदा कर दी, लेकिन बिजली की ट्रांसमिशन का अरेंजमेंट सिर्फ 24,000 मेगावाट का है। 8 से 9,000 बिजली जो मेगावाट बिजली का मुफ्त में पैसे दे रहे हैं।
और बिजली इस्तेमाल नहीं कर सकते, कितनी काबिलियत है। अब उस वजीर को क्या कहा जाए, उन अफसरान को क्या कहा जाए जिन्हें मुल्क पे इतना बड़ा बोझ डाल के चले गए। ठीक ठीक, राना साहब आपसे जवाब लेंगे। सर वो कह रहे हैं कि 30 साल से तो आप हुकूमत कर रहे हैं, CTD बनाई शहबाज शरीफ साहब ने, तो उस पर सवालात ज़रूर उठते हैं कि आपने जो हुकूमत की है क्या कुछ सिखाया नहीं है, क्या महकमों पर चेक नहीं रखा, क्या रिफॉर्मेशंस नहीं लाए, अब 5 महीने में PTI आके सब कुछ तो नहीं कर देगी सर? देखिए, पहली एक दो बातें मैं करना चाहूंगा कि जो दहशतगर्दी का मामला है ये एक फेडरल सब्जेक्ट है और सूबों को नोटिफिकेशन दिया जाता है और सूबों में भी उसके ऊपर टीम्स हैं और इनका कंट्रोल जो है ISI और दूसरे इदारे मिलकर मरकज से भी करते हैं। अब यहाँ पे ये तयन होना बहुत जरूरी है कि किसके अहकामात के ऊपर ये मर्डर हुआ है। ये अगर आप कहें कि वो जो आम सिपाही था या वहाँ पे कोई छोटा पुलिस का मुलाजम था और उसने अपने शौक से गोलियां चला दी, तो ये बात खत्म नहीं होगी, ना पाकिस्तान में कोई इसको तस्लीम करेगा। अब ये लोग होनी चाहिए, हम तो खुद आपकी एक बात रहेगी, ये उस चीज के ऊपर उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जो है पंजाब का, उसने कहा जी वहां से बुलेट प्रूफ वो जैकेट्स निकली, बुलेट वाली बॉम्ब ब्लास्ट करने वाली जैकेट्स निकली, असला निकला। वो तो अवाम का आप शुक्रिया अदा करें जिन्होंने मूवियां बना ली, वहां से 2-2 सूटकेस निकले कपड़ों वाले और वहां से लाशें इन्होंने निकाली। ठीक, नाज़रीन प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेना है। राना अफजल हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका हमें टाइम देने के लिए। फिरदौस शमीम साहब से हम कंटिन्यू करेंगे और जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस पर भी बात करेंगे और जिब्रान नासिर हमारे साथ मौजूद होंगे। एक्टिविस्ट रहे हैं और इस केस को क्लोजली मॉनिटर भी करते रहे हैं। नकीबुल्लाह की तरफ से अदालत में उनके जो वर्सा हैं उनके साथ पेश भी होते रहे हैं। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात करेंगे नकीबुल्लाह कत्ल केस पर। और नकीबुल्लाह कत्ल केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने एक फ़ैसला सुनाया और मावराए अदालत जो है इस कत्ल को करार दिया गया है। इसके साथ साथ अदालत ने मकतूलीन पर कायम दहशतगर्दी के मुकदमात भी ख़त्म करने का कहा है, हुक्म दिया है। इस मामले पर बात करेंगे। जिब्रान नासिर सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जिब्रान इस केस को क्लोजली मॉनिटर भी करते रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वर्सा के साथ ख़ुद भी पेश होते रहे हैं। जिब्रान वालेकुम, वेलकम टू द शो। जिब्रान, मुझे ये बताइएगा कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को, अदालत के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? अदालत का ये फैसला बहुत देर से आया है, क्योंकि ये रिपोर्ट आज की नहीं बहुत पुरानी जमा हुई हुई थी, मगर शुक्र है कि अदालत ने फाइनली इस पर नजरसानी करते हुए कॉग्निस देते हुए फैसला सुना दिया है। जो ये मौकफ अख्तियार करना चाह रहे थे या कि जी हमने तो एक गुड फेथ में इनकाउंटर किया था और ये दहशतगर्द थे, मीडिया और आवाम की हद तक तो ये बात वाज़ेह थी कि नकीब बेकसूर था, मगर उस पर अदालती मोहर भी लग गई है। और यहाँ पे आप मवाजना कर सकते हैं साहिवाल के वाक़े से कि जैसे CTD का इसरार है कि जो ज़िशान नामी इंसान था वो दहशतगर्द था, ताकि वो साबित कर सके कि जी हमने सही गाड़ी का ताक़ुब किया और हमने सही गोलियां चलाई, ताकि उनको ट्रायल स्टेज पे कोई लीनियंसी मिल सके और ये खानदान जो है ये बेकसूर बीच में मारा गया, मगर ज़िशान दहशतगर्द था। इसी तरीके से यहाँ पे भी इसरार था कि ये दहशतगर्द से और मारा जाए, मगर ये ग्राउंड अब इनके पास नहीं रहेगा। और ट्रायल स्टेज के ऊपर तो डिफेंस इनका कमजोर हुआ भी है, मगर जो अभी बेल खारिज होने की एप्लीकेशन हाई कोर्ट में समाअत होनी 8 फरवरी को, उसमें भी अब राव अनवार को बहुत मुश्किलात पेश आएंगी। बिल्कुल। फिरदौस साहब, कब तक ये सर फेक इनकाउंटर्स होते रहेंगे? अब आपने देखा ज़िशान पर भी ये चार्ज लगा दिया गया कि वो जो है दहशतगर्द था, उसके जो है राब्ते थे अदील हफीज़ नामी दहशतगर्द ग्रुप से। सर ये हम कब तक देखते रहेंगे? पुलिस रिफॉर्म्स की बात करें तो किस तरह बेहतरी आ सकती है इन तमाम चीज़ों में? देखिए, पुलिस रिफॉर्म्स का जो सिलसिला है वो हम सबको पता है कि वी आर टॉकिंग के पहले सबसे पहले शुरू होती है कि पुलिस में भर्ती जो है वो पॉलिटिकल बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, मेरिट पे होनी चाहिए। फिर दूसरी बात है पुलिस को एक प्रोफेशनल फोर्स बनाने के लिए ट्रेनिंग देनी चाहिए। तीसरी ये है कि पुलिस के पास बिफोर इट कैरीज आउट ऑपरेशंस उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, कोई जुडिशल इंटरवेंशन होनी चाहिए। बहुत सारे जगहों पे मेरे ख्याल से जुडिशल मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर होना चाहिए इवन बिफोर दे कैन गो एंड अरेस्ट समवन। और
पूरे डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में और हर इस किस्म के, देखें ये मिसिंग पर्सनस के ऊपर हमें एज अ सोसाइटी बहुत काम करने की ज़रूरत है। ये जो पुलिस सादा कपड़ों में आके लोगों को उठा के ले जाती है, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इससे कि इस माशरे के अंदर रूल ऑफ लॉ डज नॉट ओनली अप्लाई टू द common citizen, it also applies to the people who are agents of the law enforcing agencies. सर यहाँ पे I want to put a question. और मैं ये समझता हूँ कि इसको नॉन पार्टीजन बेसिस के ऊपर इसको पुलिस रिफॉर्म को ट्रीट करना चाहिए। हर सियासी जमात, सिटीजन एडवोकेसी ग्रुप्स, NGOs, इन सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए इस मुहिम में रिफॉर्म की। इससे कि जितनी बातें मैंने आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ ये सब आज माशरे में एग्जिस्ट करती हैं और ये बाइस तकलीफ है। आप पूछिए मिसिंग पर्सनस के वालिदैन से, रिश्तेदारों से कि जब कोई आदमी चला जाता है और उसकी कोई खबर ही नहीं मिलती है कि वो है किधर, उसको पुलिस ने उठाया, उसको ज़मीन खा गई, आसमान में चला गया, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिलते ही नहीं है कभी। उनकी तादाद इस वक्त पाकिस्तान में हज़ारों में। ये तो सर बिल्कुल ये भी अलमिया है इस माशरे का, और इस पे कम आवाज़ उठाई जा रही है जितनी उठनी चाहिए उसके में मुकाबलतन इस वक्त, जिसमें हम भी कसूरवार है, ये माशरा पूरा कम है, लेकिन इस रिफॉर्म को लाना ज़रूरी है माशरे के अंदर। जिब्रान, मैं आपसे पूछूंगा कि अभी तो मिलिट्री कोर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का सिलसिला जो है रुक नहीं रहा है, और मिसिंग पर्सनस के हवाले से भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये तमाम मामला किस तरह बेहतर हो सकते हैं? पहली बात तो ये है कि मिसिंग पर्सनस के हवाले से सादा कपड़ों में से पुलिस के एहलकार नहीं आते, बहुत से इदारों के एहलकार आते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो मिलिट्री कोर्ट से ना ये मसले का हल था और ना ये मसले का हल रहेगा। ये इस बात से साबित हो जाता है कि 2014 के बाद जब ये आपने मिलिट्री कोर्ट्स इंट्रोड्यूस करा दिए, तो उसके बाद से अगर अब तक हम देखें कि 2014 से लेकर 2018 तक इन 4 सालों के अंदर सिर्फ पंजाब और सिंध में 3000 से जायद लोग इनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। अगर मिलिट्री कोर्ट आपने इसलिए बनाए थे कि ATC कोर्ट से लोग छुट जाते हैं, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो पाती, प्रोसिक्यूशन नहीं हो पाती, या जज घबराते हैं, तो फिर मिलिट्री कोर्ट बनने के बाद ये 3-3.5 हज़ारों का सिर्फ पंजाब और सिंध में मारे जाना, उनकी बात नहीं कर रहा जो पहाड़ों में छुपे दहशतगर्द थे, जिनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि यहाँ पे बड़ा वॉर जोन है और ये मामला थे। उसके अलावा जो मिसिंग पर्सन की तादाद है उसमें भी कमी नहीं आई। कि जो आग बलूचिस्तान में लगी थी, अब कराची के अंदर आपके पास शिया मिसिंग पर्सन फोरम है, सिंध के अंदर अंदरून में अगर आप चले जाए बाकी इलाकों में तो सिंध मिसिंग पर्सन फोरम है, पंजाब के अंदर मुजाहिरीन उकाड़ा के अंदर चला रहे हैं उनका अलग मिसिंग पर्सन फोरम है, गिलगित बल्तिस्तान में भी आवाज़ें उठ रही हैं। तो मिलिट्री कोर्ट से उसका सोल्यूशन नहीं निकला। ये फिरदौस साहब की बात बिल्कुल सही है कि तमाम सियासी पार्टीज को, तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल इंटीग्रेशन को। जिब्रान, आपने स्टेक होल्डर्स की बात की, लेकिन एक सवाल सुन लें यहाँ पे। कमेंट जरूर करना चाहूंगा। सर बिल्कुल करें, कमेंट कर लें, फिर मैं सवाल पूछ। जी, मैं समझता हूँ कि जब तक आपका लीगल रिफॉर्म नहीं आएगा, विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम नहीं आएंगे, जजेस को इस बात की यकीन दहानी ही नहीं आएगी कि माशरे में उनकी फैमिलीज़ को दहशतगर्द और जो लोग इस किस्म की एक्टिविटी वो टारगेट नहीं करेंगे, उस वक्त तक मेरे ख़्याल से इस माशरे में मिलिट्री कोर्ट्स की मेरे लिहाज से ज़रूरत है। इससे कि वो सारे जो कवानीन अप्लाई होते हैं, जो प्रेशर आता है जजेस के ऊपर, ख़ासतौर पे जो एंटी टेरर कोर्ट्स में बैठे हुए हैं, उसका हम सबको पता है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस माशरे में वे फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ द जनरल सोसाइटी हमें वे करना पड़ता है। मैं मिलिट्री कोर्ट्स के फेवर में बिल्कुल नहीं, मुझे कंप्लीट करने हैं जबरान, ज़रूर आपने जो बात कही, मैं मिलिट्री कोर्ट्स के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन देर इज़ अ स्टेज इन द लाइफ ऑफ द सोसाइटी, अगर इनको ख़त्म कर देंगे तो जो दहशतगर्दी इस मुल्क में हो रही है और जिस किस्म के दहशतगर्द हैं वो अपने साथियों को छुड़ाने के लिए हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं। सर बिल्कुल सही, आप लोगों को सज़ा नहीं मिलती जो उनको एक्चुअली मिलनी चाहिए। जिब्रान, मैं जूम करते हैं कि आपने मुझे, हमारी फ़ौज ने इन मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर कोई ओवरसाइट कमेटी बनाई हुई होगी कि बेगुनाह लोग इसमें नहीं फंसते होंगे, और जब तक हम अपने ये विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स और जुडिशरी को पूरा जो है, जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है और उनकी फैमिलीज़ को ड्यू प्रोटेक्शन नहीं देते, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुझे कि हमें मिलिट्री कोर्ट्स की साइड पे खड़ा होना पड़ता है। जिब्रान, मैं आपसे बिल्कुल सही है सर, पॉइंट टेकन, हम सिर्फ सर पॉइंट टेकन, हमारे पास टाइम बहुत
थोड़ा हम जिब्रान से सवाल करेंगे। आखिरी सवाल है कि जिब्रान, साहिवाल का वाक़या हुआ, टॉपिक पे रहता हूँ मैं ज़रा। साहिवाल के वाक़ये के बाद आपने देखा कि वो कह रहे हैं इस्तीफ़ा होना चाहिए, उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा होना चाहिए, इमरान खान का। आपने देखा होगा सानिया मॉडल टाउन का भी वाक़या, उसमें भी यही कहा गया इस्तीफ़ा होना चाहिए, इस्तीफ़ा होना चाहिए। क्या आप समझते हैं इन तमाम मामलात पर सिर्फ सियासत हो रही है? तो पहले मैं मुख्तसर बात कर दूं मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। मेरे ख्याल में फिर पेशावर हाई कोर्ट का जजमेंट बहुत जामे, बहुत वाज़ेह, बहुत तफसील से बताता है कि क्या हकीकत है और क्या मामला है। अब आपके मौजू पे आते हुए देखें, ये अक्सर ये ताने दिए गए पीटीआई की हुकूमत को कि जी एक ऐसी मदीना की रियासत है जहाँ पे आपने लोगों को मार दिया। मेरे ख्याल में मदीना की रियासत से मुराद ये नहीं होती कि जुर्म नहीं होंगे, मुराद ये होती है कि जुर्म करने वाले को सजा दी जाएगी। अगर सारे ही इस्तीफा दे देंगे तो फिर पार्लियामेंट कौन चलाएगा और हुकूमत कौन चलाएगा? इस वक्त पीटीआई के पास ये मौका है कि जैसे सिंध के अंदर 1 साल हो गया, राव अनवार का केस हो, अमल का केस हो, नकीब का केस हो, इंतजार का केस हो, मकसूद का केस हो, इन एनकाउंटरों का सोल्यूशन नहीं निकला। आज अगर पंजाब की हुकूमत, जो पीटीआई की हुकूमत है, वो इसको फास्ट ट्रायल करती है, इन लोगों को सजा दिलाती है, जो कि राजा बशारत साहब ने कहा कि ये इंटेल के ऊपर ऑपरेशन किया गया था, तो जिन्होंने इंटेल दी थी उनको भी काबू करती है, एफआईआर में डालती है और इस केस को एक मिसाली केस बनाती है। तो जो पीटीआई कारकर्दगी से जवाब दे सकेगी, मेरे ख्याल में वो किसी भी पार्लियामेंट में की हुई या प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हुई तकरीर से ज्यादा भारी और मौसर जवाब होगा। उस पर फोकस करने की जरूरत है। इनके नाकादीन खुद ही चुप हो जाएंगे। बिल्कुल जबरान ने बहुत अच्छा पॉइंट कहा। इंस्टेड ऑफ हमें स्टेटमेंट्स दें, एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाएं, इस पर सियासत करें, हमें इस केस को लॉजिकल एंड की तरफ जो है लेके जाना चाहिए। और बहुत सारे केस ऐसे पेंडिंग हैं जिनको लॉजिकल एंड की ज़रूरत है, ताकि इस माशरे में जुर्म करने वाले शख्स के दिल में एक डर पैदा हो। राव अनवार के अगर केस की बात करें, वो पेंडिंग है, अदालत में मामलात हैं, लेकिन अब देखना है इन मामलात को आगे बढ़ाना होगा। शाहजेब कत्ल केस अभी तक पेंडिंग है, उसके हवाले से हमने देखा कि वो अदालत में है, सिंध हाई कोर्ट पे दोबारा हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे डायरेक्ट किया है। तो जब तक ऐसे वाकयात अपने लॉजिकल एंड की तरफ नहीं जाएंगे, हमारा माशरा आगे बढ़ नहीं सकता। जुर्म के खिलाफ नफरत तो ज़रूर होगी, लेकिन जुर्म करने वाले को दिल में डर नहीं होगा कि वो जिस जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है उसकी सज़ा बहुत बड़ी है। इसी नोट के साथ कंबर जैदी को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे अगले हफ्ते ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।